नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती जी द्वारा प्रस्तुत अग्निपुत्र सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास महाकाल पार्ट 4। हाकू के मकान पर पहुंचकर मैं पिछवाड़े से अंदर प्रविष्ट हो गया। नए लिबास की तलाश में मुझे स्वयं ही हाकू के मकान की तलाशी लेनी पड़ी थी। और बात ही क्या होती प्रोफेसर, अगली सुबह मैं झील पर शमाना से मुलाकात न करता। हाँ, इतना अंदाज़ा लगा लिया था मैंने कि यह लड़की बहुत जिद्दी है और माफ़ नहीं करेगी अपने नारित्व अपमान पर मुझे। यानी कि उसके जहन पर यह कल्पना शेष सभी कल्पनाओं पर हावी है कि मैंने उसके निर्वस्त्र जिस्म को देखा है और अपमान किया है उसके नारित्व का। यानी मर्द उसकी निगाहों में कभी कोई स्थान नहीं पा सकते। तो फिर मैं ही क्यों उससे ऐसा व्यवहार करूं जिसमें मित्रता व अपनत्व के भाव हों। हाँ, स्वयं मेरी अपनी भी तो कोई हैसियत थी। तो बात ठहरी आकर इसी बिंदु पर कि अब किसी भी भांति उसे परास्त किया जाए और अब उसकी किसी भी प्रकार की बातों में नहीं आना। और अब तो कमबख्त घर भी जला बैठी थी अपना, सो क्यों ना आती झील पर। और उसे घर के नष्ट हो जाने का कोई एहसास नहीं था और अत्यंत ही खुश नजर आ रही थी। अगर मैं चाहता तो आज भी उसे लिबास से वंचित कर देता, पर मैंने ऐसा किया नहीं। और फिर जैसे ही वह निर्वस्त्र होकर झील में कूद पड़ी तो मैं झील के किनारे जा खड़ा हुआ। और यह तो मुमकिन था कि वह मुझे न देखती, और यह भी मुमकिन था कि वह मुझे देखने के बाद होशो हवास पर काबू रख पाती। चुनाचे मैंने उसे किसी मुर्दा मछली की मानिंद पानी की सतह पर साकत व निश्चल देखा। उसकी फटी फटी आंखें मुझे देख रही थी। यकीनन वह सोच रही थी कि किसी किसी समय मौत इंसान से इस कदर दूर क्यों भागता है। पर आश्चर्य के ये क्षण अधिक लंबे न थे। दूसरे ही क्षण वह मछली की भांति तड़पी और उस किनारे की तरफ लपकी जहां उसका लिबास रखा था। शायद उसका ख्याल होगा कि प्रतिशोध की भावना से मैंने उसके लिबास को नष्ट ही न कर दिया हो। लेकिन मैं निश्चल खड़ा रहा और उसने लिबास पहन लिया। मेरा ख्याल था कि मुझसे बात करेगी, लेकिन जो कुछ भी उसने किया वह उसकी फितरत के अनुरूप ही था। और उस हालात में ऐसी कोई लड़की को यही करना चाहिए था। वह इस विद्युतीय गति से भागी कि पलटकर पीछे भी नहीं देखा और मैं भौचक्का रह गया। और फिर मैंने एक गहरी सांस ली व वापसी के लिए मुड़ गया। सो आज हाकू और फोमा को नाश्ते पर मेरा इंतज़ार न करना पड़ा। नाश्ते के दौरान फोमा ने मुझसे कहा, मैं प्रतीक्षक हूँ किसी अच्छी खबर का। यानी दोस्त सबूता ने सेकाई की सबसे खतरनाक लड़की को अपनी बीवी बना लिया है, या न जाने यह खबर कब मुझे मिलेगी। अलबत्ता मुझे इसका विश्वास है, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। सो मैंने रुख किया सबूता के कमरे की तरफ और न पाया उसे वहाँ। तो जिन रातों में खामोशी से मकानों से बाहर निकला जाता है वह प्रेमी से मिलन की रातें होती हैं। और फोमा की इस बात पर मुझे बेअख्तियार ही हंसी आ गई कि ऐसा मिलन नसीब हुआ था मुझे गुजरी रात। फोमा दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था। क्यों, मैंने गलत कहा सबूता? उसने कुछ देर बाद पूछा। नहीं फोमा, तुम्हारा अंदाज ठीक है, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अभी उसमें देर है, यही मैं भी चाहता हूँ। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ सबूता कि इस वक्त तक मैं अपनी समस्याओं से निपट चुका हूँ, ताकि पूर्ण दिलचस्पी से तुम्हारे मामलों में शामिल हो सकूँ। ओह, मेरा ख्याल है तुम्हें पूरा पूरा मौका मिलेगा, मैंने जवाब दिया। और फोमा खामोश होकर कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे पर उदासी के भाव स्पष्ट उजागर हो रहे थे और मैं बड़े गौर से ही उसकी शक्ल देख रहा था। मैं बता सकता हूँ फोमा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं? फोमा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ बताओ, वह उत्सुक भाव से ही बोला। नाइमा, यकीनन इस वक्त वह तुम्हारे जहन में उभर आई है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी आश्चर्यजनक शक्तियों से तो पहले से ही परिचित हूँ, लेकिन तुम्हारी इस वक्त के विचारों को पढ़ने की शक्ति की दाद देना भी मेरे बस के बाहर की बात है। हाँ, तुम्हारा ख्याल ठीक था। मैं इस वक्त उसी के बारे में सोच रहा था कि नाइमा किस हाल में होगी, और अगर उसने किसी के कहने पर मुझसे बेवफाई की है तो मुझे उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, और वह निर्दोष है तो उसकी क्या हालत होगी। उसने मेरे बारे में किस दृष्टिकोण से सोचा होगा। ओह, तुम्हारी सोचें उचित हैं। प्राय मैं परेशान हो जाता हूँ सबूता। तुम ही बताओ, अगर वह बेवफा निकले तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? खुद तुम्हारे जहन में क्या ख्याल है फोमा? मेरे जहन में कभी दिल चाहता है
कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। कभी ख्याल आता है कि उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दूं और उसकी तरफ कोई ध्यान ही न दूं। मैंने आहिस्ता से कहा, बहरहाल फोमा, वह उस वक्त की समस्याएं हैं जब तुम दूसरे मामलों से निपट लोगे, इसलिए उस वक्त तक सब कुछ जहन से निकाल दो। हाँ, यही करता हूँ, फोमा ने जवाब दिया। काफ़ी देर तक मैं फोमा से बातें करता रहा। मेरे दिल में गुदगुदियाँ हो रही थी। मैं शमाना के बारे में कुछ सुनना चाहता था। मैं उसकी हालत देखना चाहता था। उस पर क्या गुजरी, मुझे जीवित देख उसकी मनोदशा क्या है। दोपहर के खाने पर हाकू ने मुझे संक्षिप्त से लहजे में बताया, सुना तुमने, शमाना का मकान रात को जलकर राख हो गया। क्या? फोमा चौंक पड़ा। मैंने सरसरी अंदाज में हाकू की तरफ देखा। हाकू का ख्याल था कि यह खबर मेरे लिए अत्यधिक सनसनीखेज होगी, लेकिन मैंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया था। क्या तुम्हें इसकी सूचना थी सबूता? फोमा ने पूछा। हाँ, मुझे मालूम था, लेकिन किस तरह? और क्या खुद शमाना उस वक्त मकान में मौजूद थी? शमाना सकुशल है, उसे बस्ती में देखा गया है। चंद लोगों ने उससे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उन्हें आग्ने निगाहों से देखा और फिर लोगों की हिम्मत नहीं पड़ सकी। हाकू ने जवाब दिया, ओ सबूता, इसका मतलब है कि तुमने बहुत कुछ छुपाया है। फोमा ने कहा। वह फोमा जो तुम्हारे लिए बेकार था, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। क्या मतलब? कुछ ऐसी घटनाएं जो मेरे लिए भी गर्व की बात नहीं है। सबूता, कृपया अगर अनुचित न समझो तो तुम्हारे ख्याल में शमाना से मेरी घनिष्ठता हो गई है और हम लोग बहुत जल्द एक दूसरे को अपना लेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, क्या यह गलत है? हाँ फोमा, सच तो यह है कि हमारे बीच बड़ी भयानक शत्रुता चल रही है। वह मेरी जान की ग्राहक है। पिछले दिनों उसने मुझे समुद्र के उस हिस्से में ले जाकर डुबोने की कोशिश की जहां आदमखोर मछलियों के गोल पाए जाते हैं, और फिर मैंने मछलियों से खौफनाक जंग करके खुद को बचाया, किनारे तक पहुंचा। पिछली रात को उसके मकान में था जब आग लगाई गई और मकान का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आग लगाई गई? फोमा ने चकित भाव से ही पूछा। हाँ, आग किसने लगाई थी? खुद शमाना ने। अरे, तो उसके मकान में आग खुद उसी की लगाई हुई थी? हाँ, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? शत्रुतावश ही उसने मुझे जीवित जलाने की कोशिश की थी। तुम्हारी बात पर मुझे हंसी इसलिए आई थी फोमा, जब तुम मेरे व उसके रात में मिलन की बात कर रहे थे। फोमा खामोश हो गया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में खून की सुर्खी देखी थी। हाकू भी परेशानी से कुछ सोच रहा था। फिर फोमा की आवाज़ उभरी। हाकू, तुम इस लड़की के लिए क्या कर सकते हो? फोमा की आवाज़ में गुर्राहट थी। जो आज्ञा फोमा, बस तुम उससे भयभीत हो, लेकिन मैं आज रात उसकी ज़िंदगी का खात्मा चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास इस समय कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे खंजर का एक ही वार उसका काम कर सकता है। मैं ऐसी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ जिसने मेरे दोस्त के साथ दुर्व्यवहार किया हो। आज रात मैं बाहर जाऊँगा और उसे तलाश करके मार डालूँगा। अरे नहीं फोमा मेरे दोस्त, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने फोमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं सबूता, फोमा इसके बिना जीवित नहीं रहेगा। नहीं फोमा, मैं उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ। क्या मतलब? तुमने यह नहीं सोचा कि जब उसने मुझे आदमखोर मछलियों की दया पर छोड़ दिया तो फिर मैं उसके मकान पर क्या लेने गया था? मैंने कहा। सबूता, सूरज देवता के लिए मेरी उलझन दूर कर दो। वहशी शेरनी किस तरह खूंखार होती है, उसे काबू में करने के लिए जिंदगी खतरे में डालनी पड़ती है, लेकिन अंततः वह काबू में आ ही जाती है। वहशत उसकी फितरत होती है और मैं आखिरकार उस पर काबू पा ही लूँगा। मेरी बात पर फोमा खामोश हो गया। कुछ क्षणों तक सोचते रहने के बाद बोला, तुम उसे बहुत पसंद करते हो सबूता? हाँ, यही समझ लो। तब फिर उसे हुक्म दिया जाएगा कि तुम्हारी सेविका बन जाए। इसके बाद वह मेरे लिए बेकार होगी। मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? मुझे उसकी इस वहशत से दिलचस्पी है, वरना इसके अतिरिक्त उसके पास और क्या है? शेरनी को उसकी मूल अवस्था में ही गिरफ्तार करूँगा। तुम फिक्र मत करो और इस ख्याल को ही अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो। यह मेरी इच्छा है, मेरी दिलचस्पी भी। जैसी तुम्हारी इच्छा। फोमा ने गर्दन हिला दी। वह जिंदगी से भरपूर है और जिंदगी खतरनाक खेल के सिवाय कुछ भी नहीं।
हाकू ने कहा और दोनों खामोश होकर कुछ सोचने लगे। मुझे इजाज़त दो फोमा, इस खुली दुश्मनी से मुझे एक आसानी होगी, मैंने उठते हुए कहा। मुझे अब खामोशी से छुप कर नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे सबूता? हाकू ने पूछा। शेरनी के शिकार पर, मैंने जवाब दिया और दोनों मुस्कुराने लगे। मैं बाहर निकल आया और फिर वास्तव में ही खूंखार शेरनी की तलाश में घूमने लगा। मैंने झील पर देखा, समंदर के किनारे पर तलाश किया, लेकिन न जाने वह कहाँ थी। आखिर मैंने उसके जले हुए मकान में भी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता न चल सका। मैं किसी हद तक निराश हो चुका था। शमाना नहीं मिली। फिर मेरे जहन में एक नया ख्याल आया। उन लोगों की बस्ती का जायजा लिया जाए जो सेकाई वालों के लिए दुश्मन की हैसियत रखते हैं। यह ख्याल पहले ही मेरे जहन में था। यहाँ इस बस्ती में रहकर और मुझे करना भी क्या था? हाकू से मैंने उन लोगों की दिशा भी मालूम कर ली थी, सो मैं उस दिशा में चल पड़ा। मेरा यत्न प्राय यह रहता था कि मैं लोगों की निगाह में ना आऊं और उनसे बचकर चलूं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मुझे देखते ही खड़े हो जाते थे और मंत्र मुग्ध से ही मुझे देखने लगते थे। कुछ लोग मेरे परिचित भी हो गए थे, जो रोगी की हैसियत से हाकू के पास गए थे और उन्होंने मुझे वहां देखा था। फिर मैं बस्ती की सीमा पर पहुंच गया। एक तरह से सीमा ही निश्चित कर दी गई थी। यूं भी वहां बस्ती वालों के झोपड़े नहीं थे, बस एक विस्तृत क्षेत्र बंजर पड़ा था, यानी कि इन लोगों ने इस इलाके में खेती बाड़ी भी नहीं की थी। शायद इस बंजर भूमि के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। सीमा से काफ़ी दूर तक की जमीन खाली पड़ी थी। यहाँ दर्रे व घाटियाँ थी और उसके बाद एक खूबसूरत आबादी नजर आ रही थी। बड़े बड़े व विशाल मकानों की आबादी, और इन मकानों को दूर देखने पर यही अंदाजा होता था कि वहाँ के रहने वाले सेकाई वासियों से अधिक बुद्धिमान व उत्कृष्ट जीवन स्तर रखते हैं। बहरहाल मैं उन लोगों की तरफ चल पड़ा। मेरे भावों में झिझक नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मैं बस्ती के निकट पहुंच गया। सेकाई में व इस छोटी सी बस्ती में साफ व स्पष्ट अंतर नजर आ रहा था। यह बस्ती सेकाई की तुलना में अधिक साफ सुथरी थी और यहाँ जीवन की आवश्यकताओं की भी तुलना में अधिक सरल बनाया गया था। फिर मुझे कुछ लोग नजर आए जो खेतों में काम कर रहे थे। यह सब्जियों के खेत थे। मुझे देखकर उन्होंने अपने काम छोड़ दिए। वह आश्चर्य भरी निगाहों से घूरने लगे। फिर दो पक्की उम्र के व्यक्ति आगे बढ़े और सद्भावनापूर्ण लहजे में बोले, आओ आओ, सेकाई की तरफ से आने वालों को हम हमेशा मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं। मैं भी तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम सेकाई के वासी हो? एक बूढ़े ने मुझे निकट से देखकर हैरत से पूछा। नहीं, लेकिन सेकाई में मेहमान जरूर हूँ। ओह, कहीं बाहर से आए हो? हाँ, खैर कुछ भी हो, हमारे मेहमान हो। आओ तुम्हें पकासा के पास ले चलें। बाकी बातचीत तुमसे वही करेगा। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। पकासा कौन है? मैंने बूढ़े के साथ चलते हुए पूछा। हमारा सरदार। मतलब यह है तुम्हारे पूरे कबीले का सरदार? नहीं, सिर्फ इस बस्ती का। ओह, तो तुम्हारी बस्तियों के सरदार होते हैं? हाँ, और हम उन्हीं के आदेश पर चलते हैं। खूब, मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा। मकान काफ़ी सलीके से बने हुए थे, एक विशेष तरतीब में भी। गलियां साफ सुथरी थी व लोग उत्कृष्ट लिबासों में सुसज्जित थे। निसंदेह ही यह लोग सेकाई वालों से अधिक बुद्धिमान व प्रगतिशील थे। फिर एक बड़े से मकान के सम्मुख वे रुक गए। बागा, तुम अंदर आओ। ठीक है, दूसरे बूढ़े ने कहा और मकान में प्रविष्ट हो गया। और फिर अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही क्षणों के बाद वह एक अन्य बूढ़े के साथ बाहर आया, जिसके शरीर पर टखनों तक लिबास था। वह गोल टोपी पहने हुए था, लंबी दाढ़ी थी, लेकिन आंखों से वह बहुत ही काइयां व चालाक नजर आता था। मुझे देखकर उसके होठों पर अपनत्व भरी मुस्कान फैल गई, लेकिन उसकी गहरी आंखें जैसे मुझे अंदर तक टटोल रही थी। स्वागतम, सेकाई से आने वाले स्वागतम। मुराद इससे नहीं कि तू वहाँ का बाशिंदा है या नहीं। मेहमान कहीं से भी आए और कोई भी मकसद लेकर आए, मेहमान ही होता है। आ, अंदर आ जा। बूढ़े की बातों से मक्कारी की बू साफ आ रही थी, लेकिन मूर्ख नहीं जानता था कि वास्ता किससे है। मैं खामोशी से अंदर प्रविष्ट हो गया। उस बूढ़े ने उन दोनों को वापसी का इशारा कर दिया था, सो वह चले गए और बूढ़ा मुझे लेकर
एक भव्य कमरे में पहुंच गया। मैं इस बस्ती का निगरान हूँ। इन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मुझे सौंप रखी है और मैं इनकी खिदमत करता हूँ। मेरा नाम अस्तोज है। बड़ी खुशी हुई। मेरा नाम सबूता है। हाँ, मुझे पता है। क्या पता है? मैंने किंचित आश्चर्य से ही पूछा। यही कि तेरा नाम सबूता है। तू कहीं बाहर से आया है और हकीम हाकू का मेहमान है, बूढ़े अस्तोज ने जवाब दिया। और वास्तव में ही प्रोफेसर, मैं हैरान रह गया। मुझे नहीं मालूम था कि उन लोगों ने सेकाई में भेदियों का इतना मजबूत जाल फैला रखा है। खूब, मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ अस्तोज? ओह, मेरी रूहानी ताकतें मुझे हर बात से आगाह रखती हैं, बूढ़े ने आंखें बंद करते हुए कहा और मैं उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। क्या मक्कार बूढ़ा झूठ बोल रहा है? ऐसा ही एहसास हुआ। लेकिन अगर मामला वास्तव में ही रूहानी शक्तियों का है तो फिर इसे पोमा के बारे में भी मालूम होगा, और अगर ऐसी बात है तो कतई ठीक नहीं है। मैंने गलत तो नहीं कहा मेरे बच्चे? बूढ़े ने कहा। नहीं, तुम्हारा कहना सच है और मैं तुम्हारी रूहानी शक्तियों का दिल से कायल हो गया हूँ। मैं ऐसे बुजुर्गों का हार्दिक स्वागत व सम्मान करता हूँ। ओह, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बच्चे। हाँ, मुझे कुछ क्षणों की इजाज़त दो, मैं अभी आता हूँ, बूढ़े ने कहा और उठकर बाहर चला गया। मैंने दिलचस्पी की गहरी गहरी सांसें ली थी और फिर इस बूढ़े के बारे में सोचने लगा। चालाक आदमी था, गहरी निगाहों का मालिक। अगर उसकी रूहानी ने उसे मेरे बारे में सूचित किया था, फिर फोमा के बारे में वह अनभिज्ञ क्यों है? या फिर अगर उसे फोमा के बारे में पता है तो उसने छुपाने की कोशिश की है। खैर, जो भी था सामने आ जाएगा। मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे के निकट आहट सुनाई दी और मेरी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गई। लेकिन जो चेहरा मुझे नजर आया उसे देखकर मैं संभल कर बैठ गया। अत्यंत ही सुंदर लड़की थी। कंधों से टखनों तक का ढीला ढाला सफ़ेद लिबास पहने हुई थी। अत्यंत ही सुडौल बदन की मालिक। उसने बड़ी हैरान आंखों से मुझे देखा और फिर जैसे अपने आने का कारण भूल गई। अंदर आओ। अंततः मैंने ही उसे संबोधित किया और वह चौंक पड़ी। फिर शायद उसे अपने पीछे कोई आहट सुनाई दी थी। दूसरे क्षण वह दरवाजे से गायब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ा अस्तोज एक अन्य व्यक्ति के साथ अंदर आया। नौकर किस्म का आदमी हाथों में एक बड़ी सी तश्तरी लिए था। तश्तरी मेरे सामने रख दी गई। उसमें नाना प्रकार के फल रखे हुए थे। उनके अतिरिक्त कोई पेय भी था। शुरू करो मेरे सम्मानीय मेहमान, बूढ़े ने मिठास भरे लहजे में कहा और स्वयं भी मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने भी संकोच नहीं किया था। इसकी ज़रूरत भी क्या थी? मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। अत्यंत रूपवती थी और उसकी आंखों में मुझे जो कुछ नज़र आ रहा था वह भी जो अजनबी नहीं था। यकीनन उसकी आंखों ने मुझे कुछ पैगाम दिए थे। बूढ़ा भी खामोशी से खा रहा था। उसकी आंखें भी किसी गहरी सोच में डूब गई थी। फिर एकाएक ही उसने गर्दन उठाते हुए पूछा, सेकाई वासियों को मालूम है कि तुम इस तरफ आए हो? नहीं, मैंने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं समझी। बता देते तो शायद वह तुम्हें यहाँ आने भी नहीं देते। ओह, क्यों? वे हम सबसे नफरत करते हैं। ओह, उसकी कोई खास वजह? मैं नहीं जानता नौजवान कि तुम अंदर से क्या हो, सेकाई वालों के लिए किस प्रकार के जज्बात रखते हो। मैं यह भी नहीं जानता कि तुम किसी विशेष मकसद के लिए यहाँ आए हो या सिर्फ यूं ही निकल आए हो। लेकिन तुम कुछ भी हो, मेरे लिए मेहमान हो और मैं एक मेज़बान के तौर पर तुम्हारा आदर करता हूँ। हाँ, अगर पसंद करो तो अपने बारे में बताओ। अपने बारे में? जाहिर है तुम सेकाई के वाशिंदे तो हो नहीं, बल्कि अपने रंग रूप व हाव भाव से इस पूरी आबादी के वासी भी मालूम नहीं होते। फिर तुम कौन हो और हकीम हाकू से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, बस समंदर के रास्ते सफ़र करता हुआ इस तरफ आ निकला था। कुछ बीमार हो गया था, इसलिए लोगों से पूछताछ करके हाकू तक पहुंच गया था और उसने मुझे मेहमान बना लिया। ओह, यह बात है? हाँ, तब ठीक है, तुम सेकाई के मेहमान हो। जब हाकू के यहाँ से जी भर जाए तो यहाँ भी कुछ दिन बिताने की दावत स्वीकार करो। ज़रूर, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन सेकाई के लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम इस इलाके में पैदा नहीं हुए, बस इतनी सी ही शिकायत है उन्हें हमसे। धरती असीमित है
और हम उसके हर हिस्से में रह सकते हैं। न जाने लोगों ने हमें अपनी ही जात पर खत्म क्यों समझ लिया है। हम भी इंसान हैं और धरती पर जिंदगी बिताने का हक रखते हैं। बस इन्होंने हमारे इसी हक को स्वीकार नहीं किया। ओह, मैंने सहानुभूति दर्शाई। लेकिन इंसान बहरहाल जमीन की ज़रूरत पूरी करने को मजबूर है। इन लोगों की नफ़रत के बावजूद भी हमें ज़मीन के कुछ टुकड़े तो अपनाने ही होंगे। हमने नफ़रत का मुकाबला हमेशा मोहब्बत से किया है और आज भी हम उसी उसूल पर अटल हैं। अच्छा उसूल है। मैं बूढ़े की चिकनी चुपड़ी बकवास पर ध्यान नहीं कर रहा था। तुमने सेकाई के लोगों से हमारे बारे में सुना होगा। हाँ, क्या कहते हैं वे लोग? नफ़रत दर्शाते हैं। उनका ख्याल है कि तुमने उनके फूमा को कत्ल करवाया है। मैंने शांत भाव से ही कहा। हाँ, उनका यही ख्याल है, लेकिन हम सिर्फ सिर छुपाने की कायल हैं। नई हुकूमत बन गई और जाहिर है वह इन्हीं मुकामी लोगों की हुकूमत है। हाँ, लेकिन उनके ख्याल के मुताबिक नया हुक्मरान तुम्हारा पिट्ठू है। यह भी उनका एक भ्रम ही है। और फूमा के कत्ल के बारे में तुम खुद ही सोचो, हमें ज़रूरत ही क्या थी? वह अपनी मौत मरा, इसमें हमारा क्या हाथ है? और बूढ़े की रूहानी शक्ति का भेद खुल गया। उसे फोमा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर उसे मेरे बारे में कैसे मालूम हो गया? बहरहाल इसके बारे में भी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद खाने पीने से निर्वित हो गए हम। बहरहाल तुम्हारे आने का शुक्रिया। वैसे खुद हाकू का इस बारे में क्या ख्याल है? उसने मुझे फिर टटोलना शुरू कर दिया। मैंने उससे इस बारे में नहीं पूछा। स्पष्ट है यह मेरी दिलचस्पी का विषय नहीं है। मैं तो आवारागर्द हूँ। कुछ समय यहाँ हूँ, फिर यहाँ से भी चला जाऊँगा। ओह, यह भी सत्य है। लेकिन क्या तुम्हें यह इलाका पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा इलाका है। फिर यहाँ ठिकाना ही क्यों नहीं बना लेते? यह मेरी फितरत के विरुद्ध है। खैर, मैं तुम्हें यहाँ कुछ समय ठहरने की दावत देता हूँ। शुक्रिया अस्तोज, अभी तो मैं यहाँ हूँ ही। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें सर्वोच्च लोगों से मिलाऊं। हम अनोखे लोगों की दिल से कद्र करते हैं। मैं इस दावत को ज़रूर कबूल करूँगा, मैंने जवाब दिया। और फिर मैंने कहा, मैं तुम्हारी बस्ती देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। ओह, ऐसी जल्दी भी क्या है? अभी तुम यहाँ कुछ दिन निवास करो। आज नहीं। मैंने हाकू को बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं उसकी इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाऊँगा। लेकिन मेरे दोस्त, फिर तो यह मुश्किल ही होगा। वह तुम्हें इसकी इजाज़त कभी नहीं देगा। नहीं अस्तोज, मैं सिर्फ उसका मेहमान हूँ, पाबंद नहीं। यह तो ठीक है, लेकिन फिर भी वे तुम्हारे प्रति शंकाओं व संदेहों में पड़ जाएंगे। तब फिर मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, यही उचित है। ठीक है, मैं बहुत जल्द ही यहाँ आ जाऊँगा, मैंने जवाब दिया। और बूढ़ा अस्तोज गर्दन हिलाने लगा। फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट नजर आई। तुमने बस्ती देखने के लिए कहा था? हाँ, तुम चाहो तो मैं इसका बंदोबस्त कर सकता हूँ। मैंने महसूस किया है कि सेकाई की तुलना में तुम्हारी बस्ती खूबसूरत और साफ सुथरी है। मैं इसे देखने का इच्छुक हूँ। ठीक है, मैं इसका बंदोबस्त किए देता हूँ, बूढ़े ने कहा और एक बार फिर मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके साथ 2 जवान आदमी थे जो उम्दा लिबास से सुसज्जित थे। ये दोनों तुम्हें बस्ती दिखाएंगे। शुक्रिया अस्तोज, मैं तुम्हारी इस मेहमान नवाजी को हमेशा याद रखूंगा और बहुत जल्द ही यहाँ आने की कोशिश करूंगा। अस्तोज मुझसे बड़ी गर्मजोशी से गले मिला था और फिर मैं उन दोनों के साथ बाहर निकल गया। दोनों आदमी खामोश तबीयत के थे। वे बड़ी आज्ञाकारिता के साथ मेरे साथ चल रहे थे। मैं बस्ती देख रहा था। निसंदेह ही सेकाई के मुकाबले यह एक उल्लेखनीय बस्ती थी। वह दोनों मुझे अपने स्रोतों व अपने रहन सहन के बारे में बताने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, हमें मालूम है कि सेकाई के रहने वाले ज़िंदगी की बहुत सी ज़रूरतों में हमसे पीछे हैं। हम सब दिल से उनकी मदद करना चाहते हैं और उन्हें उनकी प्रगति में सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन हमसे द्वेष रखते हैं और केवल हमारा विरोध करने में ही खुश रहते हैं। क्या तुम लोगों ने उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की? कई बार, लेकिन उन्हें तो हमारे अस्तित्व से ही नफरत है। इस तरह तो वह तुम्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तंग भी करते होंगे। हर मुमकिन तरीके से दूसरे लोगों से संबंध बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने सागर तट से ही काम लेना पड़ता होगा। हाँ, मैं तुम्हारा सागर तट देखना चाहता हूँ। आओ,
उन्होंने कहा, और फिर थोड़ी ही देर बाद हम सागर तट पर पहुंच गए। मैंने उम्दा किस्म की किश्तियाँ देखी। उनमें कुछ एक किश्तियाँ तो बहुत बड़ी थी। यहाँ से मैंने सेकाई का एक तट भी देखा जो अधिक दूर नहीं था। मैंने महसूस किया कि अगर कभी सेकाई वालों और इन लोगों में विधिवत युद्ध छिड़ा तो एक दूसरे पर हमला करने के लिए ये तट उम्दा साबित हो सकते हैं। मैं किनारे के साथ साथ दूर तक चला गया। दोनों मेरे साथ थे और फिर जब मैं वहाँ से हट रहा था तो अचानक ही मैंने उसी लड़की को देखा। उसने लिबास बदला हुआ था और तेज चाल से इसी तरफ आ रही थी। फिर हमारे पास पहुँच गई। बाबा अस्तोज तुम्हें तलब करता है, उसने कहा। मेहमान को भी? नहीं, सिर्फ तुम्हें। मेहमान को मेरे सुपुर्द कर दो, उसने कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। फिर वे आगे बढ़ गए। लड़की उन्हें जाते देखती रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मेरा नाम पोशिता है। ओह, खूबसूरत नाम है। शुक्रिया, लेकिन मुझे अपना नाम ना बताना, मैं जानती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, क्या नाम है मेरा? सबूता, वह पूर्वता ही मुस्कुराते हुए बोली। उसकी मुस्कान अत्यंत ही मनमोहक थी। खूब, मेरा ख्याल है यहाँ सभी रूहानी शक्तियों के मालिक हैं। तुमने भी मेरा नाम रूहानी ताकत द्वारा ही मालूम किया है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, तुम्हें रूहानी शक्ति का ख्याल क्यों आया? बस्ती के सरदार अस्तोज ने मुझसे पहले से ही परिचित होने का दावा किया था। उसने मुझे बताया है कि मैं हाकू का मेहमान हूँ। ओह, उसने तुम्हें पहचान लिया होगा। मगर किस तरह? मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया था। तुमने? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, अस्तोज मेरा बाप है। ओह, तो असली रूहानी ताकत तुम्हारी है। कह चुकी हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम्हें किसी न किसी तरह तो मेरे बारे में मालूम हुआ ही होगा। हाँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, वह शौकी से ही बोली। फिर कब? बस पहले तुमसे कुछ बातें करूंगी। तुम्हें याद है, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें अस्तोज बाबा के कमरे में देख लिया था। हाँ, मुझे याद है। मैं तुमसे उसी वक्त बात करती, लेकिन पीछे से बाबा आ गए थे। हाँ, मैंने महसूस किया था। तुमने मेरे इस तरह भाग जाने का बुरा तो नहीं माना था? नहीं, उस वक्त मैं तुम्हें नहीं जानता था। ओह हाँ, यह भी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें उसी वक्त पहचान गई थी। तुमने कहा है कि तुम मुझे खुद बताओगी कि तुम मुझे किस तरह जानती हो, इसलिए अब मैं उस वक्त तक नहीं पूछूंगा जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताओगी। ओह, वह हंस पड़ी। आओ, बस्ती में अब तुम क्या देखोगे? समंदर के किनारे किनारे चहलकदमी करते हैं। वैसे बस्ती की ओर किसी चीज़ में तुम्हारी दिलचस्पी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। वैसे मैं भी बहुत चालाक हूँ। तुम्हें मालूम है कि तुमसे मिलने के लिए मैंने क्या चाल चली? मुझे नहीं मालूम, मैंने उसके आगे बढ़ते हुए कहा। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताई देती हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में कैसे मालूम। यह बताओ, शमाना को जानते हो? उसने पूछा। केवल एक क्षण के लिए मेरे कदम रुके और फिर मैंने स्वयं पर काबू पा लिया। हाँ, अच्छी तरह। पूरी सेकाई में उसकी दोस्ती सिर्फ दो प्राणियों से है, एक मैं और दूसरी सलाका। क्या समझे? ओह, वह तुम्हारी दोस्त है? मैंने हैरत से ही पूछा। सलाका की भी। सलाका कौन है? वह सेकाई में ही रहती है। खूब, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। शमाना ने बताया था कि वह आजकल सख्त परेशान है और उसकी वजह सेकाई में घुस आने वाला एक नौजवान है जिसका नाम सबूता है। शमाना ने बताया था कि सबूता ने उसका अपमान किया है और वह उससे इंतकाम लेकर रहेगी। यह बात उसने कुछ दिन पहले बताई थी। उसके बाद मेरी उससे आज मुलाकात हुई है। आज? मैं चौंक पड़ा। हाँ, उसे यहाँ से गए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। ओह, कहाँ गई है वह? वापस सेकाई। खूब। हाँ, तो उसने क्या बताया था? वह दीवानी अपना मकान जला बैठी है। उसने पूरा विवरण बताते हुए कहा था कि हाकू का अजनबी मेहमान इंसान नहीं मालूम होता। वह इतना ताकतवर है कि पेड़ को जड़ से उखाड़ लेता है, आदमखोर मछलियों के पूरे गोल के बीच से साफ निकल आता है और जलते हुए मकान से भी सकुशल निकल आता है। बड़ी हैरान थी वह। बहुत खूब, लेकिन उसने तुम्हें मेरी पहचान क्या बताई थी? उसने कहा था कि वह सेकाई में रहने वालों से बिल्कुल ही भिन्न है। उसका रंग आग की मानिंद है और उसका बदन बेहद खूबसूरत है।
इसलिए मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। सेकाई में और खुद हमारी बस्ती में तुम्हारे जैसा कोई नौजवान नहीं है। उसने अपना मकान क्यों जला दिया था? बस वह इंतकाम में पागल हो रही थी। वह हर कीमत पर तुम्हें मार डालना चाहती है। मैंने एक गहरी सांस ली। लेकिन उसका मकान जल चुका है। अब वह कहाँ गई है? सलाका के पास। जब तक उसका मकान दोबारा नहीं बन जाएगा वह सलाका के पास ही रहेगी। सलाका कौन है? जबूती की बेटी। उसी की तरह वहशियाना शौक रखती है। तुम्हारे पास वह अक्सर आती रहती है? हाँ, अस्तोज भी उसे पहुंचाता होगा। हाँ, लेकिन तुम कैसे इंसान हो? निरंतर उसी के बारे में बातें करे जा रहे हो। तुमने मुझसे मेरे बारे में कोई बात नहीं की। उसके लहजे में शिकायत का भाव था। इसके बाद मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बातचीत करने वाला था, मैंने कहा और उसका चेहरा खिल उठा। मैं तुम्हें बताऊं मैंने कितनी चालाकी से काम लिया है? बताओ। बस मेरे दिल में तुमसे मुलाकात की इच्छा थी और मैं ताक में लगी हुई थी। मैंने छुपकर बाबा की बातें सुनी। पता है उसने उन दोनों को क्या हिदायत दी थी? नहीं, बताओ, मैंने दिलचस्पी से कहा। उसने उन्हें हिदायत दी थी कि तुम्हें दक्षिणी हिस्से की तरफ न ले जाया जाए और किसी चीज के बारे में विवरण न बताया जाए। ओह, दक्षिणी हिस्से में क्या बात है? बस वहाँ हमारी बस्ती के सुरक्षा के काम होते हैं। वहाँ असला भी बनता है और दूसरे इलाकों से भी असला आता है। देखो ना, सेकाई वाले कभी हम पर हमला भी तो कर सकते हैं। हाँ, यह तो है, मैंने समर्थन किया। बस मैं समझ गई कि बाबा तुम्हारे ऊपर शक भी करता है, लेकिन उसकी बातों से एक और बात भी उजागर होती थी। कौन सी बात? उसे अंदाजा है कि तुम बहरहाल बाहर के इंसान हो। संभव है तुम्हारे दिल में सेकाई वालों के लिए कोई हमदर्दी ना हो। बाबा का ख्याल था कि अगर तुम हमारे दोस्त बन जाओ तो सेकाई में रहकर सेकाई वालों के बारे में सूचनाएं भी इकट्ठी कर सकते हो। तो क्या शमाना से इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती? मैंने बरबसी पूछा। कहाँ, वह तो पागल है, किसी मामले में दिलचस्पी नहीं रखती। बस कोई ऊपर की बात मालूम हो तो बता देती है, वरना, और फिर वह भी उसकी मर्जी पर है, वरना कोई उससे क्या पूछ सकता है। हाँ, बड़ी परेशानी होती होगी। लेकिन तुमने आखिर अस्तोज से क्या कहा था? बस मैंने बाबा को तुम्हारी खूबियाँ बताई और हैरान रह गया। मैं उसके स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। बस उसने कहा कि मैं फौरन जाऊँ, उन दोनों को भेज दूँ और खुद तुमसे दोस्ती कर लूँ। फिर हम तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, और मैं यही चाहती भी थी। वाह, तुम बेहद चालाक हो, मैंने हंसकर कहा। और खूबसूरत? उसने कनखियों से ही मेरी तरफ देखा। खूबसूरत तो बेपना हो। ओह, उसका लहजा खुशी से कांपने लगा। कुछ क्षण वह इसी नशे में झूमती रही, शर्माई हुई निगाहों से मुझे निहारती रही। फिर बोली, बहुत से लोगों ने मुझसे यह बात कही है, लेकिन मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन तुम्हारे मुंह से यह कितना अच्छा लगता है। सच? हाँ, तुम खुद भी तो बड़े अनोखे हो। लेकिन क्या तुम सचमुच ही पेड़ जड़ से उखाड़ लेते हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन किस तरह? मैं ज़रूर देखूंगी। और हाँ, तुम सेकाई से यहाँ ठहरने को आओगे ना? ठहरने के लिए आना मुनासिब नहीं है। हाँ, मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। तुम्हें वहाँ के हालात भी बताता रहूँगा। यह ठीक है, रोज़ाना आओगे ना? हाँ, कोशिश यही करूँगा। तो मैं बाबा से कह दूँ कि मैंने तुम्हें दोस्त बना लिया है? ज़रूर कह देना। बस अब ठीक हो गया। लेकिन एक बात और बताओ, उसने कहा, और मैं प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। तुम शमाना के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ओह, बस ऐसे ही। मेरी उसकी दुश्मनी जो है। मोहब्बत तो नहीं करते उससे? उसने बेबाकी से पूछा। वाह, उस बेवकूफ़ का यही ख्याल था। अब ठीक है। फिर किसी और से मोहब्बत करते हो? नहीं। तो फिर मुझसे कर लो, उसने कहा, और मेरे बदन पर चींटियां सी रेंगने लगी। मोहब्बत करने के लिए तो वह भी बुरी नहीं थी प्रोफेसर। हालांकि शमाना के मुकाबले की नहीं थी, लेकिन बहरहाल खूब थी और फिर मासूम भी थी। सो मैंने कहा, मगर मुझे तो मोहब्बत करनी भी नहीं आती। मैं सिखा दूंगी, उसने बड़े चाव से कहा, और मैंने एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। ठीक है, कब सिखाओगी? मैं पूरी तरह मोहब्बत करना सीखना चाहता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
और मैंने उसके चेहरे पर लज्जा की लाली देखी। शाम झुकाई थी। मैंने वापसी का फैसला किया और पौसीता मुझे दूर तक छोड़ने आई। उसके चेहरे से उदासी उजागर थी। कल किस वक्त आओगे? सुबह। मैं इसी जगह मिलूंगी। ठीक है, मैंने कहा और फिर वहां से तेज रफ्तारी से चल पड़ा और एक साधारण व्यक्ति से कहीं पहले ही सेकाई बस्ती पहुंच गया। बस्ती में मेरा कोई काम नहीं था, सो मैं हाकू के मकान की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया। हाकू और फोमा बैठे बातचीत कर रहे थे। मुझे देखकर हाकू ने गहरी सांस ली। आ गए सबूता, कहाँ चले गए थे? आज तो तुमने पूरा दिन ही बाहर बिता दिया। हाँ, मैंने एक निश्वास छोड़ी। क्या तुम मेरे लिए परेशान थे? पहले नहीं था, अब हो गया हूँ। दरअसल तुमने जिससे दुश्मनी मोल ली है वह मुझे चिंता में डाल देती है। हालांकि तुम अब मेरे लिए चिंतित हो हाकू? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस मानवीय मस्तिष्क बड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन तुमने पूरा दिन कहाँ बिताया? कहाँ चले गए थे? हाकू ने पूछा। पीली चमड़ी वालों की बस्ती में, मैंने जवाब दिया और वे दोनों ही उछल पड़े। वह आश्चर्य से ही मेरी शक्ल देखने लगे थे। कुछ क्षणों तक वह कुछ न बोल सके। फिर फोमा मेरे निकट आ गया और मेरे बाजू को पकड़कर आहिस्ता से बोला, उनसे तुम्हारी मुलाकात भी हुई थी? हाँ, उस छोटी सी बस्ती के सरदार अस्तोत से, मैंने कहा और हाकू ने थूक निकला। क्या बातचीत हुई तुम्हारी उससे? फोमा ने पूछा। बहुत सी बातें हुई, लेकिन तुम्हारे भावों में संदेह क्यों है फोमा? यह उद्विग्नता कैसी है? अभी थोड़ी देर पहले हाकू से यही बातें हो रही थी। हाकू बता रहा था कि वह लोग शब्दों के जादूगर होते हैं। सेकाई के लोगों पर उन्होंने क्या क्या एहसान नहीं किए, लेकिन उनका मकसद नेक नहीं होता। तो फिर इसका क्या मतलब है? हाकू ने यह चिंता व्यक्त की थी कि कहीं वे तुम पर नैतिकता के दांव आजमाने की कोशिश न करें। फोमा ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारी यह बात पसंद आई फोमा। अव्वल तो मैं किसी प्रकार की पाबंदी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि तुमने मेरे बारे में इस अंदाज में क्यों सोचा? हकीम हाकू का समूचा ज्ञान इन शब्दों के कारण मेरी निगाहों में फीका पड़ गया। वह मुझे भली भांति जानने के बाद भी ऐसे शक्की ख्यालों से प्रभावित होता है। दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए थे। फोमा ने सहमी हुई निगाहों से हाकू की तरफ देखा और हाकू ने शर्म से गर्दन झुका ली। मुझसे एक गलती हो गई है सबूता, मैं शर्मसार हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से ही शब्द अदा किए। फोमा की निगाहें भी झुकी हुई थी। उन दोनों के चेहरे देखकर मेरी सारी खिन्नता व अप्रसन्नता हवा हो गई। दोनों बेचारे परेशानियों के मारे हुए थे। तब मैंने कहा, भूलकर भी इन एहसासों को जहन में जगह न दो हाकू। मैं कच्चे जहन का मालिक नहीं हूँ। इसके अलावा अगर वे पीली चमड़ी वाले हक पर हुए और निर्दोष साबित हुए तो मुझे उनका पक्ष लेने से नहीं रोक सकोगे। इसलिए बेकार के अंदेशों के शिकार न बनो। मेरी केवल एक विनती है सबूता, फोमा ने कांपती हुई आवाज में कहा। क्या? बेशक तुम्हें किसी का पक्ष लेने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हक वालों पर ही दया दृष्टि रखना। कहीं हमारी बदबख्ती तबाही का कोई नया दौर न शुरू हो जाए। मेरी भी तुमसे एक प्रार्थना है फोमा। हाँ हाँ, जरूर कहो। किसी भी बदगुमानी या शंका को दिल में जगह न दो। मैं यहाँ तुम्हारे ही कारण से आया हूँ। अगर मैं उनका पक्षपाती बना तो तुमसे छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने प्रति यह निराधार बदगुमानी मुझे इस इलाके से खिन्न कर देगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसा ही होगा सबूता। हमें हमारी मूर्खता पर सिर्फ एक बार माफ़ कर दे, सिर्फ एक बार। फोमा मुझसे लिपट गया और मैंने उसकी कमर थपथपाई। और मैं खुद भी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि इस निराधार भ्रमित शंका को प्रकट करने वाला मैं ही हूँ, हाकू ने कहा। हाँ हकीम हाकू, तेरा ही दोष अधिक है, क्योंकि मैं तुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना चुका हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उन क्षणों से परिचित नहीं था और ना ही उन्हें स्वीकार करता था जिनके बारे में कहा जाता है कि वह जहीन से जहीन आदमी की मति मार देते हैं। बहरहाल उससे भी परिचय हो गया। अच्छा, व्यर्थ की बातें छोड़ो, आओ उस बस्ती की बात करें, मैंने कहा और वे प्रसन्न हो गए। उन्हें एहसास हो गया था कि मेरा रोष जाता रहा है। बहरहाल दोनों जिज्ञासापूर्ण चेहरे लिए मेरे सामने बैठ गए। उन लोगों की बस्ती में लगभग 150 मकान है और अगर उनके मकानों के प्रति मकान 5 प्राणियों की औसत भी लगाई जाए
तो गोया जैसे कुल 750 व्यक्ति हुए, लेकिन उनका सागर तट स्वतंत्र है और जरूरत पड़ने पर वहां अचानक मानव शक्ति पड़ सकती है। बेशक, निसंदेह, फोमा ने कहा। इसके अलावा वे लोग इस बात से भी लापरवाह नहीं हैं कि किसी वक्त सेकाई वासी एकजुट होकर उन पर धावा न बोल दें। अगर ऐसा हुआ और सेकाई के आक्रमणकारी वहां गए तो उन्हें भयानक विरोध का सामना करना पड़ेगा। वह किस तरह? फोमा ने बरपसी पूछा। क्योंकि वह जबरदस्त हथियारों से लैस होंगे। ओह, क्या उनके पास हथियारों के भंडार हैं? देख नहीं सका, सुन चुका हूँ। वे लोग अपनी बस्ती के एक विशेष हिस्से में हथियार तैयार करते हैं। इसके अलावा उनके पास बाहर से भी हथियार आते हैं। ओह, हाको उद्गिन भाव से ही हाथ मलते बोला। लेकिन प्रकट में उनके इरादे खतरनाक नजर नहीं आते, क्योंकि उन्हें फोमा की मौत का पूरा पूरा यकीन है और शायद वह सबाला की हुक्मरानी से निश्चिंत भी है। यकीनन होंगे, फोमा ने कहा। बस यही कुछ बातें हैं। सेकाई वासियों की गतिविधियों से वह सचेत रहने के इच्छुक हैं और इसके लिए वे प्रयत्नशील रहते हैं। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें एक खास बात से आगाह करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। हाँ, कल की रात मैं और फोमा तुम्हारे साथ चलेंगे और मैं तुम्हें कुछ संभावनाओं से अवगत कराऊंगा। मैंने कहा। मेरे जहन में वह सागर तट था जहाँ से उन लोगों की बस्ती को देखा जा सकता था। मैं चाहता था कि सेकाई वाले समंदर पर निगाह रखें और उसके लिए वे उस सागर तट का उपयोग कर सकते थे। यूं वे दुश्मन की बस्ती पर निगाह रख सकते थे और समुद्री गतिविधियों पर भी। हाको और फोमा देर तक मुझसे बातचीत करते रहे और मैं उन्हें विभिन्न बातें बताता रहा। फिर रात का खाना खाया गया और फिर आराम की ठहरी। बिस्तर पर लेटने के बाद मेरे जहन में दो शक्लें उभर आई, शमाना और पोसीता। एक चांद की ठंडी रोशनी की मानिंद शीतलप्रद और उपलब्ध थी और दूसरी सूरज की कड़ी धूप की मानिंद झुलसा देने वाली और अप्राप्य यानी कि हाथ न आने वाली। लेकिन मैं अपनी फितरत का क्या करता? मैं तो आग का शदाई था और आग ही मेरी जिंदगी को जीवन देती थी। चुनाचे थोड़ी देर बाद एक ही चेहरा मेरी निगाहों में रह गया और वह था शमाना। सेकाई की वहशी हिरनी शमाना मेरी फितरत के ऐन मुताबिक थी। औरतें तो मेरे जीवन में असंख्य आती थी, लेकिन मैंने आदि युग के बाद यानी कि आरंभिक दौर के बाद सदैव उन्हीं औरतों को प्राथमिकता दी थी जो किसी न किसी उजागर विशेषता से मालामाल होती थी। पोसीता भी खूबसूरत लड़की थी, सुंदर, बलिष्ठ व मोहब्बत करने वाली। लेकिन शमाना की बात ही और थी। वह भी लड़की थी जिसने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया था और मेरी जिंदगी की ग्राहक बनी हुई थी। फिर भला मुझे उससे दिलचस्पी क्यों न होती? सो अगली सुबह नाश्ते के बाद मैंने हाको से जबूती के बारे में पूछा। पोसीता ने मुझे बताया था कि शमाना जबूती की बेटी सलाका के पास होगी। ओह, क्यों? जबूती को तुम क्या जानो? हाको ने चौंक कर पूछा। क्यों, कोई खास हैसियत रखता है वह? तुम चौंक क्यों पड़े? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर दिया। यह बात नहीं, बस यूं ही पूछ लिया था। सेकाई वासियों से तुम्हारा परिचय क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है? हाको ने जवाब दिया। हालांकि तुम स्वयं ही कह चुके हो कि अब तुमने मेरे बारे में आश्चर्य करना छोड़ दिया है। मेरा ख्याल है यह बात मुझे तुम खुश करने को कह देते हो। ओह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोष मेरा भी तो नहीं है। तुम कभी कभी ऐसी बात कर बैठते हो जिसका कोई कारण, कोई आधार भी तो जहन में नहीं आता। लेकिन देवता के लिए मेरी जिज्ञासा पर किसी भ्रम का शिकार न होना। यह प्रश्न मैंने केवल हैरत दूर करने के लिए किए थे। इसके बावजूद तुमने अभी तक जबूती के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। जबूती कस्बे में एक बाशिंदा है, कारोबार पेशा है। वह कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं है, केवल अपनी के कारण मशहूर। खूब, और रहता कहाँ है? मैंने पूछा। तुमने फोमा का पत्थर का बुत देखा है ना? हाँ। जब तुम बुत के निकट पहुँचोगे तो तुम्हें उसके बाएं हाथ की तरफ एक मकान नजर आएगा जिसकी छत पर बांस की एक झोपड़ी बनी हुई है। मेरा ख्याल है कि पूरी बस्ती में एक ही मकान पर ऐसी झोपड़ी है। यह जबूती के मकान की खास निशानी है। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाकर इत्मीनान का प्रदर्शन किया और फिर इस झोपड़ी के बारे में मैंने विवरण नहीं पूछा और फिर मैंने रोजाना की भांति आवारागर्दी करने की ठानी। उस ज्वालामुखी को मैं तलाश करना चाहता था और अब मुझे उसका पता मालूम हो गया था।
मैं इत्मीनान से फोमा के पत्थर के बुत के पास पहुंच गया और फिर मैंने वह मकान भी देख लिया जिसकी छत पर एक बदनुमा झोपड़ी बनी हुई थी। यह जबूती का मकान था। मैंने इत्मीनान से ही मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैं इंतज़ार करता रहा और कुछ क्षणों के बाद दरवाज़ा खुल गया। लेकिन मुझे जो शक्ल नज़र आई थी उसे देखकर मैंने दिल ही दिल में गहरी गहरी सांसें ली थी। लड़की यह भी काफ़ी सुंदर थी, लेकिन उसके भावों से भी वह वहशत सी ही टपकती थी। लिबास भी एक विचित्र सा ही पहने हुई थी। फिर उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। वह दिलचस्पी की निगाह से मुझे देख रही थी। कहो, क्या बात है? उसने पूछा। जबूती का मकान यही है? मैंने पूछा। हाँ, क्या तुम्हें जबूती से मिलना है? तुम्हारा क्या नाम है? मैंने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही दूसरा प्रश्न किया। सलाका। तब मैं तुमसे मिलने ही आया था। ओह, अंदर आ जाओ। जबूती की अनुपस्थिति में किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें यह सम्मान दे रही हूँ। मैं इसके लिए आभारी हूँ, मैंने कहा और लड़की के साथ अंदर प्रविष्ट हो गया। मकान अंदर से काफ़ी बड़ा था। कई कमरे थे उसमें। लड़की मुझे लेकर एक कमरे में आ गई और उसने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया और फिर मैंने सलाका पर निगाह डाली। आम तौर से सेकाई की लड़कियां हसीन नहीं थी, बस मुनासिब सी ही थी। लेकिन जिन लड़कियों से मैं मिल रहा था वह कुछ खास ही थी, या फिर मेरे भाग्य में ही हमेशा खास लड़कियां होती थी। हाँ, अब बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, उसने कहा। बस, मैं एक आवारागर्द हूँ। काफ़ी दिनों से तुम्हारी बस्ती में आया हूँ और हकीम हाकू का मेहमान हूँ। तुम्हारे पास एक खास मकसद से आया हूँ। क्या हकीम हाकू ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? नहीं। तो फिर तुम्हें मेरा नाम व पता कैसे मालूम हुआ? तुम तो मुझ पर सवाल के बाद सवाल किए जा रही हो। पहले मेरे यहाँ आने का मकसद सुनो और उचित समझो तो मुझे संतुष्ट कर दो। चलो, यही सही, तो तुम अपने आने का मतलब बयान करो। मैं शमाना की तलाश में आया हूँ, मैंने जवाब दिया और साफ महसूस की यह बात कि लड़की किस कदर बदहवास हो गई है। शमाना? कौन शमाना? उसने बेअख्तियार ही कहा और किसी कदर चोर जैसी नज़र आने लगी। वह तुम्हारी दोस्त है, मैंने उसे गौर से ही देखते हुए कहा। ओह, वह मेरी दोस्त शमाना? मगर वह यहाँ, और तुम क्यों से तलाश कर रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम उसे किस तरह जानते हो? तुम अपने हवास ठीक कर लो सलाका। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का भय न महसूस करो। अगर तुम मुझे यहाँ नापसंद करती हो तो मैं चला जाऊँ? भय? अचानक ही उसके लहजे में गुर्राहट आ गई। पूरी दुनिया में मैं किसी से नहीं डरती, यहाँ तक कि आदमखोर मछलियों से भी नहीं। लेकिन न जाने क्यों मेरा जहन चकरा गया है। अच्छा, तुम मुझे कुछ क्षणों की इजाज़त दो, मैं पानी पी आऊँ। हाँ ज़रूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे एहसास ने मुझे बता दिया था कि वहाँ कोई ख़ास बात ज़रूर है। खैर, मैं इत्मीनान से ही उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा और थोड़ी ही देर बाद वह वापस आ गई। उसके चेहरे के भावों में कुछ और परिवर्तन आ गए थे। अब वह संतुष्ट भी थी और उसकी आंखों में से उत्सुकता भी झांक रही थी। हाँ, तुमने क्या पूछा? मैंने शमाना के बारे में पूछा था। तुम्हें किसने बताया कि वह मेरे पास है? सलाका ने प्रश्न किया। पूरी सेकाई बस्ती जानती है कि तुम उसकी एकमात्र दोस्त हो। ओह हाँ, यह भी ठीक है। लेकिन बहरहाल वह मेरे पास आई थी, लेकिन कहीं चली गई और कुछ बताकर नहीं गई। लेकिन क्या तुम अपने बारे में कुछ बताओगे? बस, मुझे उसकी तलाश थी, मैंने कहा। क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? अचानक ही पूछा सलाका ने। यह सवाल तुमने क्यों किया? मैंने उसे घूरा और फिर बेचैनी से इधर उधर देखा। फिर आवाज़ दबाकर बोली, जवाब दो, क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं, मैंने न जाने क्या सोचकर जवाब दिया था। फिर उसे क्यों तलाश करते फिर रहे हो? मेरी उससे दुश्मनी चल रही है। उसने कई बार जिंदगी लेने की कोशिश की है और नाकाम रही है। मैं अब भी उससे परास्त करना चाहता हूँ। सबूता, मैं तुम्हारा नाम? वह फूले हुए सांस के साथ बोली। हाँ, तो सुनो सबूता, अभी कुछ देर पहले वह यहाँ मौजूद थी। हम दोनों ऊपर छत पर थे और उसने तुम्हें दूर से देख लिया था। अभी जब मैं पानी पीने अंदर गई थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें शरबत पिलाऊं और उस शरबत में तुम्हें जहर दे दूं।
वह हर कीमत पर तुम्हारी जान लेना चाहती है। जहर मेरे पास था नहीं, वह बोली। मैं थोड़ी देर तुम्हें बातों में लगाए रखूं, वह अभी जहर ले आएगी। सो वह जहर लेने गई है। लेकिन सबूता, मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहती। ओह, मैंने सलाका को दिलचस्प निगाहों से देखा। क्यों सलाका, तुम मुझ पर मेहरबान क्यों हो गई हो? मेरा मजाक मत उड़ाओ। बस तुम्हें देखकर मेरे मन में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि तुम्हारी जान न ली जाए, सलाका ने झल्ला कर कहा। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी दोस्त वापस आती होगी, इसलिए अब मैं क्या करूं? तुम एक काम करना, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए शरबत लाऊंगी। उस वक्त जब वह वापस आ जाएगी, तुम निहायत चालाकी से उसे नीचे बिखेर देना। तुम्हें पूरी होशियारी से काम लेना होगा, बहुत होशियारी से, समझे? ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। लेकिन उसके बाद तुम ऐसा प्रकट करना जैसे मर रहे हो, और फिर मर जाना। मैं तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी ले लूँगी, और फिर जब वह चली जाएगी तो... सलाका एकदम खामोश हो गई। तो फिर क्या होगा सलाका? मैंने शरारत से पूछा। देखो, अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की तो शमाना की वापसी से पहले ही तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी, समझे? सलाका ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। ओह, मुझे माफ़ करना सलाका, न जाने तुम मेरी बातों को क्यों गलत समझ रही हो। मैंने सिर्फ यही पूछा है कि उसके बाद क्या होगा। जब वह चली जाएगी तो तुम भी चले जाना, सलाका ने अप्रसन्न लहजे में कहा। ठीक है सलाका, मैं तुम्हारे कहे मुताबिक ही करूँगा सब कुछ। इसके अलावा, सलाका ने कहा, तुम शरबत आने के बाद भी मुझसे इसी अंदाज में बातें करते रहना जैसे शमाना के बारे में मेरी तुमसे कोई खास बातचीत नहीं हुई हो और तुम उसी के बारे में मुझसे जानकारी प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, मैंने आज्ञाकारी छात्र की भांति गर्दन हिला दी। वैसे तुम मुझे दीवाने ही मालूम होते हो, न जाने क्यों तुम उसके हमलों से बचते रहे हो। इंसान ही हो, कभी न कभी शिकार हो जाओगे। लेकिन उसने तुम्हारे बारे में आश्चर्यजनक कहानी सुनाई है। सलाका कुछ नर्म पड़ गई। वह क्या? तुमने पेड़ सहित उसे उठा लिया था। ओह, वह पेड़ था ही कितना बड़ा, और फिर मैंने देख लिया था कि वह पेड़ जड़ से उखड़ा हुआ है। वैसे मैं एक साधारण आदमी से कुछ शक्तिशाली तो ज़्यादा हूँ ही। खूबसूरत भी हो, सलाका मुस्कुराई। शुक्रिया, और अनोखी भी। अच्छा, आदमखोर मछलियों से कैसे बच गए थे? सलाका ने बच्चों जैसे अंदाज में पूछा। बस थोड़ी सी चालाकी से। उसने अपनी समझ में मुझे समंदर में डुबो दिया था, लेकिन मैं उसी की किश्ती में लटक कर वापस तट तक पहुंच भी गया। बस इतनी सावधानी रखी थी कि वह मुझे देख न पाए। ओह, फिर भी बड़ी कठिनाई पेश आई होगी। हाँ, जिंदगी बचाने के लिए सख्त संघर्ष करना पड़ा था। और आग से कैसे निकल आए? उसका अगला सवाल था। जलते हुए मकान का पिछला दरवाजा उसी तरह उखाड़ना पड़ा था जिस तरह वह पेड़ उखाड़ा था। बस सामने की तरफ से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि मुझे खतरा था कि शमाना वहाँ मौजूद होगी। मैंने जवाब दिया। कमाल है, वैसे शमाना मूर्ख तो है ही। वह गुस्से में दीवानी हो जाती है और सोच समझ खो बैठती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि उससे अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करो। वह अत्यंत खतरनाक है। या तो तुम सेकाई से निकल जाने की कोशिश करो, या फिर उसे कत्ल कर दो। अंतिम शब्द सलाका ने बड़े विचित्र से लहजे में कहे थे। ओह, वह तुम्हारी दोस्त है, मैंने हैरत से कहा, और सलाका ने गर्दन झुका ली। उसने कुछ कहने की कोशिश की और फिर संभल गई। बस अब खामोश हो जाओ, वह ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। मैं उसे देखकर आती हूँ। इस मकान का भी पिछवाड़े का दरवाज़ा है, उसने कहा, और फिर मैंने गर्दन हिला दी। फिर वह अंदर चली गई और इस बार खासी देर में वापस आई। उसके हाथों में सुराही और गिलास था जिसे उसने रख दिया। उसके बाद ही गैर महसूस अंदाज में इशारा किया था, जिसका मतलब था कि शमाना दरवाजे के निकट मौजूद है। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सलाका ने गिलास में शरबत उड़ेला और मेरे निकट पहुंचकर बोली, शरबत पियो सबूता। शुक्रिया सलाका, लेकिन तुमने अभी तक मुझे शमाना के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दे सकती हूँ सिवाय इसके कि तुमने शमाना को गलत समझा था। वह दुनिया के किसी मर्द से प्रभावित नहीं हो सकी, और यह किसी की गलतफहमी ही हो सकती है। और अगर तुम्हें ऐसा कोई भ्रम हुआ है तो इसमें किसी का क्या दोष? क्या वह पूरी जिंदगी में किसी मर्द से प्रभावित नहीं हुई? हरगिज़ नहीं।
सलाका ने जवाब दिया। और तुम? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या? वह चौंक पड़ी। तुम हुई हो किसी से प्रभावित? मैंने उसी सहज भाव में पूछा। मेरे बारे में तुम कोई सवाल पूछने का हक नहीं रखते। सलाका के अंदाज में फिर झल्लाहट पैदा हो गई। रखता हूँ, इसलिए यह सवाल किया है। बोलो, तुम जिंदगी में किसी मर्द से प्रभावित हुई हो? नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। मैंने शरबत को हिलाते हुए पूछा। तो तुम पागल मालूम होते हो शायद। इस वक्त नहीं कर सकती तो वायदा कर लो, वरना क्या? सलाका काफी उखड़ गई थी। उसकी आंखों में जुनून के आसार उभर आए थे। वरना मैं यह शरबत पी लूंगा। पी लो, मर जाओ, तुम हो ही इस काबिल, सलाका ने जहरीले लहजे में कहा। एक बार फिर सोच लो, मैंने कहा, और सलाका दांत पीसने लगी और फिर अत्यंत ही घृणास्पद लहजे में बोली। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। बेशक तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा, और खामोशी से ही शरबत का गिलास मुंह से लगा लिया और फिर सारा शरबत प्रकट में पी गया। सलाका का मुंह हैरत से खुल गया था। उसने बेअख्तियार ही उठने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही बैठ गई। उसकी निगाहों में बदहवासी के भाव नजर आ रहे थे और यूं लगता था जैसे उसका बदन बेजान हो गया हो। क्या ख्याल है सलाका, क्या मैं कोई गलत इंसान हूँ? झूठ बोलता हूँ? मैंने सुराही का बाकी शरबत भी गिलास में उड़ेल दिया। सलाका के अंदाज में फिर बेचैनी पैदा हो गई। उसने शायद दोबारा उठने की कोशिश की थी, लेकिन जिस्म ने साथ नहीं दिया था। मैंने वह शरबत भी पी लिया और सलाका ने आंखें बंद कर ली। जाहिर है वह जहरीला शरबत ही मेरा क्या बिगाड़ता प्रोफेसर, लेकिन मैंने तफरी का प्रोग्राम बना लिया था। कुछ क्षणों के बाद मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। अच्छा सलाका, तुम्हारा शुक्रिया, मैंने कठिनाई से कहा और फिर यूं दिखाने लगा जैसे तीव्र पीड़ा का शिकार हूँ। और फिर मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़पता भी रहा और फिर निश्चल हो गया। मेरी आंखें खुली रह गई थी, लेकिन यह मेरा कमाल था कि मैंने ज्योतिहीनता का सा भाव पैदा कर लिया था। यानी कि उन दोनों को मूर्ख बनाने की खूब चाल खेली थी मैंने। खुली आंखों से उनकी अवस्था का जायजा भी ले सकता था और उनको शुभा भी नहीं हो सकता था। मैंने सलाका के चेहरे पर गम के भाव देखे। उसने ठंडी ठंडी सांसें भरी थी। वह निढाल सी नजर आने लगी थी। तब अंदरूनी दरवाजा खुला और शमाना अंदर आ गई। उसके होठों पर बड़ी मोहक मुस्कुराहट थी। उसने देखते ही सलाका के दोनों कंधों पर हाथ रख दिए और जोर से बोली, ओ सलाका मेरी प्यारी, तुमने मेरे दिल की आग सर्द कर दी है। तुमने मेरा वह काम किया है जिसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन यह तुमसे बकवास कर रहा था। शमाना ने नफरत से ही मेरी तरफ देखा। वह फिर सलाका के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही मेरी तरफ आ गई। झुकी, वह खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही। न जाने कैसा इंसान था, बदबख्त, खुद को आजाद समझता था। उसने कुछ बदले बदले लहजे में कहा, लेकिन सलाका बिल्कुल खामोश थी। तब शमाना ने भी इस बात को महसूस कर लिया और वह सलाका की तरफ देखने लगी। क्या बात है सलाका? उसने पूछा। कुछ नहीं शमाना, सलाका ने एक ठंडी आह भरी। तुम कुछ उदास हो गई हो, निढाल भी। हाँ, इसकी हत्या करके मुझे कोई खुशी नहीं हुई। क्यों? जाहिर है वह मेरा दुश्मन नहीं था। मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है? शमाना ने पूछा। लेकिन वह तुम्हारा दुश्मन भी तो नहीं था। हंसता खेलता इंसान, शरारतों का रसिया। तुम उसे मेरा दुश्मन नहीं स्वीकार करती? शमाना ने रूठे हुए लहजे में पूछा। क्या दुश्मनी की थी उसने तुमसे? बोलो, जवाब दो। क्या उसे दुश्मन कहोगी कि उसने तुम्हें झील में नहाते देख लिया था? क्या उसने तुम्हारी जिंदगी लेने की कोशिश की थी? बोलो, जवाब दो। तुम कैसी बातें कर रही हो सलाका? मैं बस उससे नफरत करती थी, उसकी जान लेना चाहती थी, सो मैंने ले ली। शमाना ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। अफसोस, मैं इसमें भागीदार हूँ। तो तुम्हें इससे हमदर्दी थी? थी नहीं, हो गई थी। वह सिर्फ एक खुला हुआ इंसान था। तुमने दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया है सलाका। मैं तुम्हारे लिए दुनिया का हर काम कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करके ऐसी बातें कर रही हो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, सलाका ने कहा। ठीक है, मैं जा रही हूँ और अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। इसकी लाश का क्या किया जाए? सलाका ने उसे रोकने का यत्न किया था। मैं नहीं जानती,
शमाना बोली और बाहर निकल गई। सलाका ने उठने की कोशिश भी नहीं की थी। वह खामोशी से बैठी मुझे देखती रही और काफ़ी देर यूं ही बीत गई। बड़े अनोखे, बड़े विचित्र थे तुम। यूं लग रहा था जैसे मुझसे गलती हो गई हो। तुम्हारी बात मान लेती तो क्या हर्ज था, लेकिन तुम तो शमाना को पसंद करते थे, उसे जिसके पास मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं उतनी जालिम नहीं हूँ, तुमने खुद अपनी जान दी है, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। वह झिझकी और मेरे होठों पर होठ रख दिए। शमाना जा चुकी थी और अब यूं पड़े रहने का कोई कारण भी नहीं था। मैंने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन मेरे बदन में स्पंदन को महसूस करके सलाका पूरी तरह उछल पड़ी थी। वह मेरी गिरफ्त से तो न निकल सकी, लेकिन उसकी आंखें तीव्र आश्चर्य से फटी रह गई थी, और जब उसे विश्वास हो गया कि मैं जिंदा हूँ तो उसने मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। सलाका मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में आश्चर्य व खुशी के मिले जुले भाव थे। तुम जिंदा हो? उसने कठिनाई से कहा। हाँ। क्यों? मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। लेकिन तुमने तो शरबत पी लिया था। तुमने मना किया था मुझे। हाँ, उसमें जहर था। शमाना ने अपने हाथों से मिलाया था, और जहर भी सबसे तेज। तुम जिंदा कैसे बच गए? बस तुम्हारे लिए। देखो, मुझे सच सच बताओ, यह सब क्या है? तुमने शरबत मेरे सामने पिया था, बल्कि सारा शरबत पी लिया था। ठीक है, मैं मर गया था, लेकिन तुम्हारे होठों की तपिश ने मुझे जिंदगी बख्श दी, और मैंने देखा कि सलाके के अस्तित्व में उभर आया तनाव कम हो गया है। उसकी आंखों में चाहत व समर्पण उभर आया था। मैं तुम्हारी मौत से स्तब्ध रह गई थी सबूता। मुझे बहुत गम हुआ था, मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ था। ओह, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मैंने कहा। सलाका ने हथियार डाल दिए थे। लेकिन तुम शमाना को चाहते हो? हरगिज़ नहीं, मैंने उत्तर दिया। ओह, फिर उसके गिर्द क्यों मंडराते रहते हो? उसकी तलाश में यहाँ तक क्यों आए थे? जिस तरह दोस्त की एक हैसियत होती है सलाका, उसी भांति एक दुश्मन भी आकर्षण रखता है। मुझे शमाना की दुश्मनी पसंद है। तुम दीवाने ही हो, यही समझ लो। लेकिन शरबत पीने के बावजूद भी तुम जिंदा कैसे बच गए? सलाका के जहन में फिर वही सवाल उभर आया। ओह, इन व्यर्थ सी बातों में पड़ने की क्या जरूरत है सलाका? तुम बताओ, अब तुम्हारे दिल की अवस्था क्या है? मैं क्या बताऊं? तुम पसंद आ गए हो और मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, शमाना से तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई? वह थोड़ी दिन नाराज रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे सिलसिले में संभव है कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाए। अब वह कहाँ गई होगी? मालूम नहीं। बस्ती वाले उसका मकान खड़ा कर रहे हैं, मुमकिन है वहीं हो। आखिर बस्ती वाले उससे इतने प्रभावित क्यों हैं? वह अपने हर काम में आज़ाद है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाप ने पूरी बस्ती को बचाया था। उसकी हैसियत एक रूहानी बछड़े की सी है। लोगों का ख्याल है कि अगर उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया तो सारी बस्ती तबाह हो जाएगी, तो वह हर काम के लिए आज़ाद है। हाँ, बस्ती वाले उसकी हर सेवा अपना जीवन व अपना सौभाग्य समझते हैं। कमाल है। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर सलाका की ओर देखने लगा। फिर मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खैर छोड़ो शमाना की बातें, अपनी बात करो। अपनी तो अब कोई बात नहीं है। तुमने भी पूरी जिंदगी किसी मर्द को नहीं चाहा, यकीन करोगे? क्यों नहीं? तो यकीन कर लो, कभी नहीं। मैं भी शमाना की तरह ही मर्दों से नफरत करती थी से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम भी तो मर्द हो, और मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मोहब्बत करती हो। मेरे इस सवाल पर वह काफ़ी देर तक खामोश रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, ऐसा ही लगता है जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने सलाका का जायजा लिया। खूबसूरत तो काफ़ी थी, लेकिन शमाना वाली वहशत का तो स्थान ही कोई और था, बात ही कोई और थी। मुमकिन है सलाका, शमाना तुमसे फिर मिलने की कोशिश करे। तुम उसे यही बताना कि मैं मर चुका हूँ और तुमने मेरी लाश को समुद्र में फेंक दिया है। मेरा ख्याल है वह जल्द ही मुझसे नहीं मिलेगी। वह इसी किस्म की लड़की है। तुम्हारा बाप जबूती कब वापस आता है? शाम को। उस वक्त तक अकेली रहती हो? हाँ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो। ओह, बैठो, कहाँ जाओगे? सलाका कुछ परेशान सी हो बोली। फिर आऊँगा सलाका, इस वक्त हाकू के पास वापस जा रहा हूँ।
वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कब आओगे? उसने पूछा। जब तुम कहो। कल दिन में शाम को बाबा आ जाता है। ठीक है, मैंने जवाब दिया और फिर मैं वहाँ से चला आया। दिल ही दिल में बेशुमार कह कहे उबल रहे थे। लीजिए, एक न थी और अब थी 3-3, पौसीता, सलाका और शमाना। मुश्किल में फंस गया था मैं। लेकिन प्रोफेसर, इंसान की फितरत विचित्र है। वह उसी चीज़ को महत्व देता है जो उससे दूर भागती है। ये दोनों लड़कियां भी अत्यधिक सुंदर थी, पके आम सी गुदाज व मीठी। वे दोनों भी मुझे पसंद थी, लेकिन उस शरारे की बात ही और थी। मेरा दिल अब भी उसी की तरफ आकर्षित था और सलाका के पास से आने के बाद मैं उसी के बारे में सोच रहा था। कमबख्त ने कोई भी तो अवसर नहीं छोड़ा। अब भी वह मेरी मौत से कितनी प्रसन्न थी। उसके चेहरे पर किस कदर नफरत थी। लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई। अगर उस शैतान की खाला को अपना न बनाया तो फिर जिंदगी में अपने को अनुभवी कहना मूर्खता होगी। लेकिन अब स्वयं को उस पर कैसे उजागर किया जाए? और मेरा ख्याल है कि इसके लिए आज का दिन बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। बहरहाल कोई बढ़िया मौका निकाल लिया जाएगा। मैं हाकू के मकान पर पहुंच गया। हाकू अपने रोगियों में व्यस्त था, सो मैं फोमा के पास चला गया। फोमा ने सदैव की भांति ही मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया था। वह काफ़ी प्रसन्नचित्त नजर आ रहा था। कभी कभी मैं तुम्हारे बारे में बड़ी अजीब बातें सोचता हूँ सबूता। मसलन, मैंने कहा, यही कि तुम्हारी जिंदगी कितनी शानदार है। बल्कि जिंदगी तो तुम्हारी ही है। हकीम हाकू भी तुम्हारे बारे में जब बातचीत करता है तो उसकी आंखों में आश्चर्य सिमट आता है। मेरे बारे में सोचकर वक्त जाया मत करो फोमा। फिर क्या करूं? और कोई अन्य शुगल या व्यस्तता भी क्या है मेरे पास? क्या हाकू किसी तरीके से तुम्हारी शक्ल नहीं बदल सकता? मैंने सोचते हुए पूछा। शक्ल भी कहीं बदली जाती है, और फिर उससे फायदा भी क्या? अगर वह अस्थायी तौर पर तुम्हारी शक्ल बदल सकता तो तुम बस्ती में आज़ादी से घूम फिर सकते थे। यहाँ कैद ना होना पड़ता तुम्हें। हाकू कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे उसके जहन में एक बात जरूर है, वह यह है कि कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ हम बाकायदा काम शुरू कर सकें। हाँ, उसकी चर्चा तुमने पहले भी की थी। हाकू बड़ी सावधानी से काम कर रहा है। वह अपनी दिनचर्या भी एकदम इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि लोग उसकी ओर आकर्षित न हो जाएं, वरना उसकी तो हार्दिक इच्छा है कि वह पूरा वक्त इसी काम में लगा दे। बहरहाल अब तो हमें उन जाने वालों का बेचैनी से इंतज़ार है। ठंडे दिल से इंतज़ार करो फोमा। साजिशें कुचलने के लिए मेहनत करनी होती है, सब्र करना पड़ता है। मुझे एहसास है, लेकिन सबूता, तुम भी तो हमें कुछ बताने वाले थे। आज रात? हाँ, ठीक है। मेरी बात का महत्व यूँ भी है कि संभव है हमें अपनी गतिविधियों का केंद्र यहीं बनाना पड़े। इसीलिए पीली चमड़ी वालों की बस्ती पर निगाह रखना ज़रूरी है। तुमने उसकी तैयारियां व असले के बारे में अजीब रहस्य उद्घाटन किया था। हाँ, और यह बहरहाल एक चिंताजनक बात है। यकीनन हमें इस पर ध्यान देना होगा। मैंने और हाकू ने इस बारे में विचार विमर्श किया था। तुम्हारे ऊपर शुभा से हम वास्तव में ही शर्मिंदा हैं। बस न जाने क्यों दिमाग की कोई रग खराब हो गई थी, फोमा ने कहा। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। फिर जब बस्ती में खामोशी छा गई तो हम बाहर निकले। फोमा ने एक चादर ओढ़ी हुई थी और हाकू भी स्वयं को छिपाए हुए था। एक लंबा चक्कर काटकर मैं उन्हें उस सागर तट पर ले आया जहां से उन पीली चमड़ी वालों की बस्ती देखी जा सकती थी। बस्ती की रोशनियां नजर आ रही थी, लेकिन उन दोनों का ध्यान अभी उस तरफ नहीं गया था। इस तट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है हाकू? मैंने पूछा। तट के बारे में? बात हाकू की समझ में नहीं आई। हाकू, क्या यह सागर तट किसी दृष्टिकोण से कोई महत्व रखता है? मैं नहीं कह सकता, हाकू ने चारों तरफ देखते हुए कहा। फोमा भी मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन लोगों को अधिक उलझाना ठीक नहीं समझा, सो मैंने कहा, वह रोशनियां देखो फोमा। वह उस बस्ती की रोशनियां हैं जो तुम्हारे दुश्मनों की बस्ती है। दिन की रोशनी में वह बस्ती साफ नजर आती है और इस तरफ वह खुला समुद्र है जहाँ से वे लोग तुम्हारे इलाके की दूसरी बस्तियों से संबंध स्थापित किए हुए हैं। ओह हाँ, यकीनन यह वही दिशा है। इस जगह तुम कोई ऐसी इमारत खड़ी कर लो जहाँ से तुम निरंतर इस समुद्री मार्ग पर नज़र रख सको। यूँ तुम्हें उनकी गतिविधियों का पता चलता रहेगा। इसके अलावा अगर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का फैसला हो
तो वह कार्यवाही इधर से ही की जा सकती है, जबकि उन लोगों की निगाहों में इस दिशा का कोई महत्व नहीं है। सचमुच ही सबूता, यह तो अनोखी बात है। आज तक पूरी सेकाई बस्ती के किसी शख्स ने ध्यान ही नहीं दिया। हाकू बोला, निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। फिर अब क्या किया जाएगा? मैंने पूछा। यह मेरा काम है सबूता, तू फिक्र न कर। मैं कल से ही यहाँ एक इमारत का निर्माण शुरू करा देता हूँ। मैं लोगों से यही कहूँगा कि मैं इस इमारत में अपने रोगों से संबंधित प्रयोग करूँगा। लकड़ी की इमारत कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी। बस मैं यही बताना चाहता था, मैंने कहा, और फिर वहाँ से लौट आने का प्रोग्राम बन गया। फोमा के लिए जो काम होने वाला था उसमें मेरा काम, मेरा चरित्र इससे पहले किए ऐसे कामों से भिन्न नहीं था। यानी मैं इन लोगों की सहायता को तत्पर था, लेकिन मेरा काम केवल इतना होता था कि या तो लोगों को अपने अनुभव से फ़ायदा पहुंचाऊं या फिर उनके लिए ऐसा काम करूं जो उनके बस से बाहर हो। शेष मेरी अपनी तफरीह व मनोरंजन ही होता था, और इन तफरीहों में मेरा मन लग जाए तो ठीक है, वरना फिर खिन्नता व उकताहट हावी हो जाती थी। और सेकाई बस्ती में तो मेरा दिल एक साथ तीन जगहों पर लगा हुआ था, और तीनों ही खूब थी, और उनमें से एक का तो जवाब नहीं था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।